विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करने के बाद अब सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। कुल 2 दिन के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं और अब वे लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक उन्होंने सभी से मुलाकात की, सभी ने उन्हें बधाई दी। धर्मेंद्र प्रधान से अब आखिरी मुलाकात करने के बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो 2 दिन का ये दिल्ली दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है, जिसमें उन्होंने आलाकमान से मुलाकात की है। तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की। आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श इस दौरान हुआ है, जहां पीएम मोदी से ही लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक कल उन्होंने मुलाकात की थी और आज धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के बाद वे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सीएम योगी आज सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने पहुंचे थे। गडकरी से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए और राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की। अनुराग ठाकुर से भी सीएम योगी ने मुलाकात की और इस दौरान की तीनों तस्वीरें, जहां नितिन गडकरी से लेकर राष्ट्रपति और फिर अनुराग ठाकुर से भी उन्होंने मुलाकात की। कल भी उनकी मुलाकातों का दौर रहा था और आज भी ये महत्वपूर्ण मुलाकातें दिल्ली में हुई हैं सीएम योगी की और फिलहाल वे लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। तो पहले गडकरी से उनकी मुलाकात हुई। नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे। सभी ने उन्हें यूपी में मिली प्रचंड जीत की बधाई दी। अनुराग ठाकुर से मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये आज की मुलाकातों का दौर रहा है और अब सीएम वापस लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। यूपी में हारे विधायकों और मंत्रियों को झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि हारे विधायकों मंत्रियों को भाजपा एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाएगी। इसके लिए आज शाम लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी होने जा रही है। बैठक में एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिराथू सीट से हारे केशव प्रसाद मौर्य को फिर से मौका मिल सकता है, क्योंकि वे पहले से ही एमएलसी हैं। दरअसल 36 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन होना है और ऐसे में मंथन भी होगा। लेकिन इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि हारे विधायकों मंत्रियों को भाजपा एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाएगी। तो यूपी में जो विधायक हार चुके हैं, मंत्री हार चुके हैं, उन्हें ये झटका लग सकता है। लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी होने जा रही है। बैठक में एमएलसी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है अहम कि सिराथू सीट से हारे केशव मौर्य को फिर से मौका दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सिराथू सीट से इस बार अपना चुनाव हार गए, लेकिन पहले से ही वे एमएलसी है। ऐसे में उनके लिए ज्यादा खतरे की बात नहीं है। ये हारे हुए वो चेहरे हैं मंत्रियों के, जिन्हें फिलहाल कहा जा रहा है कि एमएलसी के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। जहां सुरेश राणा अपना चुनाव हार चुके हैं, उपेंद्र तिवारी का नाम इसमें शामिल है, सतीश द्विवेदी और आनंद स्वरूप शुक्ला भी इसमें शामिल है। बलिया नगर से ये चुनाव हार चुके हैं। इनके अलावा छत्रपाल गंगवार हैं, मोती सिंह हैं, चंद्रिका उपाध्याय हैं और संगीता बलवंत भी इस बार अपना चुनाव हार चुकी हैं। ये वो मंत्री बड़े चेहरे हैं जो कि चुनाव इस बार नहीं जीत पाए। लखन सिंह राजपूत भी इसमें शामिल हैं, साथ ही रणदीप सिंह धुन्नी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लखनऊ से भी हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप ही का रुख करेंगे अनुभव, जहां ये बड़ा झटका लग सकता है, जो मंत्री विधायक अपनी सीट हार चुके हैं, ये चुनाव नहीं जीत पाए हैं, किस तरह से इस झटके को उनके लिए देखा जाए? देखिए, ये जो चुनाव है ये स्थानीय निकाय के चुनाव है। स्थानीय निकाय के चुनाव जो है वो 36 सीटों के लिए हो रहे हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो अगर हम कहें जो ग्राम प्रधान होते हैं, जो बीडीसी के सदस्य होते हैं, इसके अलावा जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, जो मेयर होते हैं, जो सभासद होते हैं, ये लोग वोटर होते हैं और यही वोट देते हैं। तो अब चूँकि चुनाव परिणाम सामने आ चुका है और जैसा आपने बताया लगभग 10 मंत्री जो सरकार में थे वो चुनाव हारे हैं। अब पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया होगा कि स्थानीय निकाय में इनको नहीं लड़ाएंगे।
हालांकि ये अगर हम बात करें जो भी लोग अभी हैं वो स्थानीय निकाय से जीत कर कोई नहीं आया। जैसे केशव प्रसाद मौर्य वो अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक का है। और अब आप देखिए कि किस तरीके से स्थानीय निकाय का जो चुनाव है ना, क्योंकि 15 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा, फिर उसका अप्रैल में उसका चुनाव होना है। तो इसीलिए हम बीजेपी कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो नए विधायक जीते हुए हैं वो लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें नज़र आ रहे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर स्थानीय निकाय का चुनाव हमको लड़ाया जाए एमएलसी का तो हम जीत सकते हैं। पार्टी किसको लड़ाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। एक बैठक जरूर 2 दिन पहले हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर, तो उसमें कुछ नामों पर चर्चा हुई थी, पर आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जो कोर टीम है बीजेपी की, उसकी बैठक होगी, कोर ग्रुप की बैठक होगी। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आ चुके हैं, अब लखनऊ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह वो भी दिल्ली में मौजूद है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो भी लखनऊ पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अभी अपने आवास पर है, पर उनकी भी तैयारी है कि वो भी ये प्रदेश कार्यालय पर पहुंचने वाले हैं। महामंत्री संगठन सुनील बंसल ऊपर ही मौजूद हैं जहाँ वो रहते हैं, जहाँ उनका कार्यालय है। तमाम सारे लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी हमको स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह मिले थे, वो भी मिलकर आए हैं। राज्य मंत्री अनिल शर्मा वो भी मिलने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं गंगोह से जीते हुए कीरत सिंह वो भी यहाँ पर हैं। तो तमाम सारे विधायक आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अब इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि अगर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी स्थानीय निकाय चुनाव में तो वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। और लगातार हमें जो भीड़ है वो पार्टी कार्यालय पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भीड़ हम तस्वीरों में भी आपके पीछे देख पा रहे हैं। आप सीधा रुख दिल्ली का कर लेते हैं। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अविनाश, ये बताएं कि बेशक से लखनऊ में अब ये बैठक होने वाली है, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उसकी ज्यादातर भूमिका और जो फैसला है वो दिल्ली खेमे के पास ज्यादा अधिकार रहता है या फिर अमूमन वहीं से लिया जाता है। तो वहां आखिर क्या कारण है कि ये जो हारे हुए मंत्री विधायक हैं इन्हें एमएलसी नहीं बनाया जाएगा, उसका कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा? इसके पीछे क्या कारण, क्या तर्क दिया गया? देखिए अनु, इस वक्त की मैं एक और बड़ी सबसे पहले खबर बता देता हूं। चूंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे से दिल्ली से लौट चुके हैं, तो अब जो संगठन की बैठक है उसकी तारीख भी तय चुकी। बताया जा रहा है कि होली बाद और शपथ ग्रहण समारोह से पहले यानी कि 19 या 20 तारीख को दिल्ली में उत्तर प्रदेश संगठन की बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जो बीजेपी के आला कमान है ये सारे लोग बैठेंगे और मंत्रियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर अभी आ रही है। दूसरी बात जहां तक रही कि जिस तरीके से एमएलसी का चुनाव होना है, कल से नामांकन की शुरुआत हो रही है, तो उसमें ये निर्णय लिया गया है एक पार्टी आलाकमान की ओर से कि जो लोग भी चुनाव हार गए हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो, उनको एमएलसी का चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा, क्योंकि पार्टी ने उनको मौका दिया था विधानसभा चुनाव लड़ने का और वो अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए लिहाजा अब जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है इसमें नए चेहरों को मौका दिया जाएगा जो पार्टी के लिए सतत विकास कर रहे हैं, सतत पार्टी के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं और पार्टी को गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लगातार कई सालों से वो कार्य करता है, तो उनको मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए उनको पार्टी मौका दे चुकी है, विधानसभा चुनाव लड़वा चुकी है, वो अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाए, वो जनता का दिल जीत नहीं पाए और इसी वजह से वो चुनाव हार गए। तो लिहाजा अब उनको एमएलसी का चुनाव यानी कि जो बैकडोर एंट्री होती है वो नहीं कराई जाएगी। जब जनता ने उनको नकार दिया तो बैकडोर एंट्री नहीं होगी। ये निर्णय ले लिया गया है पार्टी आलाकमान की ओर से। तो जो मंत्री चुनाव हारे हैं या जो विधायक चुनाव हारे हैं, एमएलसी बनने का अगर ख्वाब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ख्वाब के, उनके सपनों के रास्ते अब बंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जब आज देर शाम संगठन की बैठक लखनऊ में होगी तो इस निर्णय पर मुहर लग जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, अनुभव आप दोनों का, ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। पार्टी के ज्यादा से ज्यादा एमएलसी जीतकर विधान परिषद पहुंचे, इस पर पूरा फोकस है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ पार्टी मुख्यालय में एमएलसी पद के दावेदारों का इंटरव्यू लिया है। समाजवादी पार्टी के कई एमएलसी भाजपा का दामन थाम चुके हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि अब की बार कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, तो कुछ एमएलसी के टिकट काटे भी जा सकते हैं। तो कई एमएलसी हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। लखनऊ में सपा ऑफिस में अखिलेश यादव की बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ ये बैठक रही। विधानसभा चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए कमर कस ली है और ज्यादा से ज्यादा बहुमत वहां पर हासिल किया जा सके, इसके लिए कोशिशें चल रही हैं। आज यहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। तमाम जिलों से एमएलसी पद के
जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, उनको बुलाया गया है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने एमएलसी पद के लिए दावेदारी की है। क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मुजीब अहमद सोनू है। मैं अम्बेडकर नगर का जिला महासचिव भी हूँ और मैंने स्थानीय एमएलसी का चुनाव के लिए आवेदन भी किया था। आज अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हम लोगों ने की है। मुलाकात में उनका जो आदेश निर्देश हुआ उसका पालन किया जाएगा। मेरा नाम ब्रजेश सिंह बैचलर है। मैं मुलायम सिंह ब्रिगेड में राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा भी आवेदन अयोध्या अम्बेडकर नगर से था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इस विषय मीटिंग बुलाई थी। सारे लोगों से मिले, सबने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी चुनेंगे, जो भी उनका आदेश दिशा निर्देश होगा, जिसको भी टिकट देंगे, हम सभी प्रत्याशी मिलकर उसको चुनाव धन बल जनबल सबसे लड़ाएंगे। ने भी दावेदारी की है? जी, कहाँ से की है? हम बस्ती सिद्धार्थ नगर क्षेत्र से किए हैं सर। क्या नाम है आपका? व्यास जी पांडे। पांडे जी, क्या इंटरव्यू में पूछा गया आपसे? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा चीज़ पूछा भाई। सभी लोगों को, जितने लोग आवेदन किए थे, सबको पहली बात उन्होंने बुलाया, सबके राय जाने, और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिनको भी टिकट देंगे उनका हम लोग दिल खोल कर मदद किया जाएगा। तो ये देखिए, एमएलसी पद के लिए अंदर बैठक चल रही है। जो दावेदार हैं उनको बुलाया गया है और यहाँ पर जिनकी इंटरव्यू हो चुके हैं वो बाहर निकले और कह रहे हैं कि 36 सीटों में 36 सीटें अब की बार जीत कराएंगे। हालांकि सरकार नहीं है, लेकिन दावा फिर भी पूरी की पूरी 100% जीत का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधान परिषद चुनाव में वोट वही देते हैं जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं और नगर निकाय के सदस्य होते हैं, स्थानीय निकाय के होते हैं। तो उनका वोट, चूंकि समाजवादी पार्टी का आधार वोट मजबूत है और ग्राउंड लेवल पर तैयारी भी ज़बरदस्त है। पंचायत चुनाव में अपेक्षा से ज़्यादा अच्छे परिणाम हासिल किए थे। इसलिए दावा यह है कि 36 सीटों में सभी सीटें अब की बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो एक तरफ एमएलसी चुनाव की भी तैयारियां पार्टी कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि यूपी के चुनाव की हार के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि आरएलडी ने अपने सभी फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया है और ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी है। इसके साथ ही 21 मार्च को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को लखनऊ में आरएलडी के प्रदेश कार्यालय पर बुलाया गया है, जहां पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 21 मार्च को ही अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है। इस बैठक में हार पर चिंतन होगा और फिर भविष्य की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, लेकिन इससे पहले 12 मार्च को बसपा प्रमुख मायावती ने भी चुनाव में मिली हार के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए अपनी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं पर टीवी डिबेट में जाने से रोक लगा दी थी। यूपी की सियासत से जुड़ी 3 बड़ी खबरें इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आरएलडी ने अपने सभी फ्रंटल संगठन जो है उन्हें भंग कर दिया है और आप देखिए कि ये जो सपा के विधायकों की बैठक भी बुलाई गई है और इसके अलावा बसपा ने भी चुनावों में मिली इस करारी शिकस्त के बाद ये फैसला लिया कि टीवी डिबेट्स में अपने प्रवक्ता अब वे नहीं भेजेंगे। उधर रालोद की ओर से ट्वीट कर क्या लिखा गया ये भी आपको दिखा देते हैं। तो उनकी तरफ से एक ट्वीट आया। ये वो ट्वीट है जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है, ये लिखा गया। साथ ही आगे कहा गया कि आरएलडी की ओर से एक और ट्वीट में कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी की मौजूदगी में 21 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोकदल के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर आहूत की गई है। ये आरएलडी का एक और ट्वीट है। ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम में बीजेपी को जोरदार जीत मिली है। चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सर, पार्टी आपने सपा ज्वाइन की, परिणाम जिस तरीके से आए हैं, ये हुआ था कि ओबीसी का सबसे बड़ा नेता उनके साथ गया है। बड़े पैमाने पर ओबीसी वोट जो है बीजेपी को ही फिर से मिला है। परिणामों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जनमत जनता के सीधे वोट से देखा जाता है। जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। इस पर मीडिया के भाई भी चिंतन करें, हम लोग भी चिंतन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी।
क्योंकि बैलेट पेपर में 304 पर सपा आगे, मात्र 99 पर भाजपा, ईवीएम मशीन में भाजपा आगे, और जो सपा आगे थी वो हो गई पीछे। आप ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उन्होंने तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं कही। शुरुआत में जो ईवीएम के रखने की गड़बड़ियों को लेकर के, क्या आप ईवीएम को गड़बड़ मान रहे हैं? अब कहीं न कहीं कुछ खेल हुआ है, वो खेल क्या है इसी विषय में आपको ही पता करना, हमें भी पता करना। खेल के बाद अब चर्चा इस बात की है सर कि विधानसभा भेजने के लिए आपको करहल का रास्ता लिया जाएगा। मुख्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, वो आजमगढ़ से सांसद बने रहेंगे, करहल में आप जाएंगे, ऐसी कोई चर्चा आपकी भी हुई क्या? इस बाबत में न कोई बात हुई है, न मुझे कोई जानकारी है, और इसलिए जो बात हवा में तैरती है उसका मैं उत्तर देना व्यवहारिक नहीं समझता। स्वामी प्रसाद मौर्य करहल को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, जिस तरीके से चर्चा छिड़ी है कि करहल के माध्यम से विधानसभा पहुंचेंगे। लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज बोरा से बात की है हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। नीरज जी, सुबह सुबह भाजपा कार्यालय नहीं, वो शिष्टाचार भेंट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया था, सिर्फ शिष्टाचार भेंट के लिए, कि उनके धन्यवाद दूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे फिर से लड़ने का अवसर दिया, उसी कारण लिए आया था। नीरज जी, आपकी जो सीट थी उस पर जब जिस दिन मतगणना हो रही थी, शुरुआत में आप पीछे चल रहे थे, सपा की जो प्रत्याशी थी काफ़ी युवा चेहरा आगे था, लेकिन बाद में आप जब जीत गए और बड़े मार्जिन से जीते तो ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं अब। देखिए, जब उन विपक्ष का उम्मीदवार जीतता है तो ईवीएम ठीक है, मैंने मध्य से जीत गया तो ईवीएम ठीक है, पश्चिम से जीत गया तो ईवीएम ठीक है, उत्तर में हार गया तो ईवीएम खराब है, ईवीएम पे दोष हो गया। उत्तर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जब बूथ नंबर 1 और ईवीएम जो पहले नंबर बूथ से गिनी जाती है तो लगभग 70 बूथ ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहां पर आज नहीं, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब लड़ते थे तो वहां पर ट्रेल करते थे, टंडन जी भी ट्रेल करते थे, और जब हमारा इस तरफ क्षेत्र गोमती इस्पार का क्षेत्र आता था तो हम लोग बहुमत के साथ जीतते हैं। ये शुरुआती रुझान है, शुरू से ऐसा ही होता आया है और वही हुआ है, इसलिए हम ये नहीं मानते हैं। और इस बार अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस जैसी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, 10,000 में दोनों पार्टियां सिमट के रह गई, तो अल्पसंख्यक का ध्रुवीकरण हुआ और अल्पसंख्यकों ने इस बार वोटिंग पैटर्न डिफरेंट रखा।